नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती फिल्म देखने पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर साबरमती फिल्म देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गजों की मौजूदगी दिखाई दे रही है। और यहां पर जो है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर फिल्म देखते हुए दिग्गजों की ये मौजूदगी आपको दिखा रहे हैं, जहां साबरमती मूवी देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उनकी एक टीम और तमाम उच्च अधिकारी भी पहुंचे हुए। पूरे सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए हैं, जहां मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। और आपको बता दें, सिनेमा हॉल में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे सीधे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने टीम के साथ पहुंचे हुए हैं साबरमती मूवी देखने के लिए। बगल में ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री जो आपको नजर आ रहे होंगे, वो भी बैठे हुए हैं और इसके साथ साथ तमाम उच्च अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। तो तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे लखनऊ से, जहां लखनऊ के सिनेमा हॉल में मुख्यमंत्री की मौजूदगी है, जहां वो साबरमती मूवी देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो सीधे ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर ये पूरा सिनेमा हॉल देखिए कि पूरा सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए हैं। और यहां पर कई ऐसे राज्य भी हैं जहां पर साबरमती मूवी के लिए टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। और हरियाणा का अगर हम जिक्र कर ले तो वहां भी साबरमती मूवी देखने के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया है। और अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिनेमा हॉल से सीधे, जहां पर साबरमती मूवी देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। और इसी के साथ साथ अन्य लोगों को भी जो है इस मूवी को देखने के लिए अपील की जा रही है। लगातार साबरमती जो मूवी है उसे देखने के लिए सिनेमा हॉल में भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। कई सिनेमा हॉलों में भी खचाखच भीड़ बढ़ी हुई है। और सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। और वहीं सिटी मॉन्ट्रेस स्कूल लखनऊ के तत्वाधान में आयोजित विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 25वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम सत्र कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित हुआ है। आपको बता दें कि इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। और इसी के साथ साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में जितिन प्रसाद, राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग, भारत सरकार की उपस्थिति ने सम्मेलन की गरिमा को बढ़ाया है। और इस सम्मेलन में 56 देशों के 200 से अधिक मुख्य न्यायाधीश और कानून जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। तो दिल्ली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां 56 देशों के मुख्य न्यायाधीश यहां पर पहुंचे हुए हैं। और केंद्रीय कानून मंत्री ने इस पूरे कार्यक्रम की भव्यता बढ़ाते हुए शुभारंभ किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन है और इस सम्मेलन का देखिए आयोजन किया गया है, जहां तमाम न्यायाधीशों की मौजूदगी है। 56 देश, जी हां, 56 देशों से यहां मुख्य न्यायाधीश पहुंचे हुए हैं, जिसका शुभारंभ किया गया है। और यहां खुद केंद्रीय कानून मंत्री ने इसका शुभारंभ किया। और देखिए प्रोजेक्ट के माध्यम से तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहां पर तमाम कानून को लेकर भी कई बातों का जिक्र किया गया। और ये पूरा जो सम्मेलन है वो दिल्ली में किया जा रहा है, जहां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन है, जिसमें तमाम लोगों की मौजूदगी और तमाम जो है न्यायाधीश पहुंचे हुए हैं। और 56 देशों के न्यायाधीश इस पूरे कार्यक्रम की भव्यता बढ़ाते हुए यहां पर पहुंचे हुए हैं। तमाम बातों का जिक्र किया गया। बेहद महत्वपूर्ण बैठक भी बताई जा रही है। 56 देशों से न्यायाधीश पहुंचे हुए हैं। मुख्य न्यायाधीशों की ये महत्वपूर्ण बैठक सीधे आपको दिल्ली से बताया जा रहा है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि जॉर्ज टाउन में हमारे भव्य स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली और उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 56 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का गुयाना की यात्रा पर आना हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित है। गुयाना के साथ मेरा निजी रूप से गहरा नाता रहा है। लगभग 24 वर्ष पहले एक सामान्य नागरिक के रूप में मुझे यहां आने का अवसर मिला था। भारत गुयाना के संबंध कितने ऐतिहासिक और गहरे हैं, उसकी झलक मैंने उस समय देखी थी। आज प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर यहां आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राष्ट्रपति इरफान अली,
दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। कैरिबियन की गार्डन सिटी जॉर्ज टाउन में हमारे भव्य स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति इरफान अली और उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 56 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का गयाना की यात्रा पर आना हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। गयाना के साथ मेरा निजी रूप से गहरा नाता रहा है। लगभग 24 वर्ष पहले एक सामान्य नागरिक के रूप में मुझे यहां आने का अवसर मिला था। भारत और गयाना के संबंध कितने ऐतिहासिक और गहरे हैं, उसकी झलक मैंने उस समय देखी थी। आज प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर यहां आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तक में हमने हमारे सहयोग को मजबूत करने के लिए कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की है। हमारे आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। गयाना के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह भारत के लिए उच्च प्राथमिकता का विषय है। कहा है, पिछले वर्ष भारत द्वारा दिए गए मिलेट सीड्स से हम गयाना के साथ साथ पूरे क्षेत्र की फूड सिक्योरिटी बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। उसी प्रकार राइस मिलिंग, शुगरकेन, कॉर्न, सोया तथा अन्य क्रॉप्स की खेती बढ़ाने में भी हम सहयोग करेंगे। हम दोनों देशों के कृषि अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए। और वहीं उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार ने प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों से कहा कि वे प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जिम्मेदारियों के समय आम जनता के हितों को सर्वोपरि समझते हैं और समझते हुए कार्य करें, तो वही जनता की समस्याओं का निस्तारण पारदर्शिता से कराएं। उन्होंने कहा कि आईपीएस अधिकारियों को अपने तैनाती स्थल पर छोटी छोटी घटनाओं को भी गंभीरता से लेकर घटनास्थल पर पहुंचकर वास्तविक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव गृह अपने लोक भवन स्थित कार्यालय कक्ष के सभागार में यूपी कैडर के 76वें आरआर के 20 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों से भेंट कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु अधिकारी अपनी बेहतर कार्यशैली एवं जनसंवाद के माध्यम से आम जन नागरिकों में बेहतर छवि बनाने में कोई कसर न छोड़े। दीपक कुमार ने प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि आप सभी जन आकांक्षाओं की कसौटी पर भविष्य में खरा उतरे और पूर्ण मनोयोग से अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करें, अधिक से अधिक जनता का विश्वास प्राप्त करें।
तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और निष्ठा से कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा गया है। अपने काम को जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा गया है। अपर मुख्य सचिव द्वारा ये अपील की गई है। अपर मुख्य सचिव गृह की अपील ये की जा रही है, जहां पर उन्होंने तमाम उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। जो प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी हैं उनसे अपील की गई है कि आप अपने कार्यों को निर्वहन कीजिए, उस कार्यों को निर्वहन जिम्मेदारी पूर्ण से कीजिए, ताकि किसी भी तरह की किसी को कोई दिक्कत ना हो। और कोई भी दिक्कत है तो आप जो है अपने उच्च अधिकारियों से उस बारे में बात कीजिए और अपने कार्यों को निष्ठा से और अपने कर्तव्यों का जो पालन है वो निष्ठा से कीजिए। अपर मुख्य सचिव गृह की ये अपील की जा रही है उच्च अधिकारियों से। जो प्रशिक्षु आईपीएस है उनसे ये अपील की गई है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध पर चर्चा की गई। इस दौरान सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रेस वक्तव्य है, सुनिए। एंथनी अल्बनीज़ी, मीडिया के मेरे साथी, नमस्कार। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी एनुअल समिट की बहुत ही सार्थक मीटिंग संपन्न हुई है। पिछले 2 वर्षों में मेरे मित्र अल्बनीज़ी के साथ यह 11वीं मुलाकात थी। Your Excellency Anthony Albanese, friends from the media, Namaskar. Today we had a very productive meeting of the second India-Australia Annual Summit. In the last 2 years, this was my 11th meeting with my friend Albanese. ये द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा के संचार का प्रतीक है। एक्टा के लागू होने के बाद पिछले 2 वर्षों में हमारे आपसी व्यापार में 40% वृद्धि हुई है। रक्षा क्षेत्र में ज्वाइंट एक्सरसाइज, यंग ऑफिसर्स के बीच एक्सचेंज और हमारे प्लेटफॉर्म्स के डिप्लॉयमेंट को बढ़ावा मिला है। This is a symbol of new energy in our bilateral relations. After ECTA came into force, in the last 2 years, our bilateral trade saw a 40% increase. In the area of defense, through joint exercises, exchange between young officers and deployment of our platforms, our relations have seen a new impetus. हमने ब्रिस्बेन में नया कॉन्सुलेट खोला है और ऑस्ट्रेलिया ने बेंगलुरु में। 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने भारत में अपने कैंपस भी खोले हैं। We have opened a new consulate in Brisbane and Australia has opened one in Bengaluru. 2 Australian universities have also opened campuses in India. आज हमारे संबंधों के सभी पहलुओं पर विस्तार से व्यापक चर्चा हुई। अगले वर्ष हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 5 वर्ष मनाएंगे। Today, we had detailed discussions on our relations. Next year, our comprehensive strategic partnership will complete its 5 years. डिफेंस इंडस्ट्री, क्रिटिकल मिनरल, रिन्यूएबल एनर्जी, शिप बिल्डिंग, स्पेस, स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग की नई संभावनाओं पर काम करेंगे। Defense industry, critical minerals, new and renewable energy, shipbuilding, space and sports are areas where we will work on exploring new opportunities of cooperation. पारस्परिक लाभदायक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन समझौते के लिए काम किया जाएगा। We will work on a mutually beneficial comprehensive economic cooperation agreement. प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय और विशेषकर भारतीय छात्रों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। PM Albanese has assured me of his commitment to the interests of the Indian community, especially Indian students in Australia. फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति,
स्थिरता और समृद्धि का हम मिलकर के समर्थन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। Friends, we have been working together to promote peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and we will continue to do so. वैश्विक संघर्षों और तनावों को सुलझाने के लिए हमने डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की आवश्यकता पर भी हम एकमत हैं। और ब्राजील में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज के साथ वार्ता की और समग्र द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज से मुलाकात की और ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री अल्बानीज के बीच 11वीं बैठक थी। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री ने भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत बहुआयामी संबंधों की मजबूती की पुष्टि की है। उन्होंने इस तथ्य पर संतोष व्यक्त किया है कि व्यापार पर ECTA यानी कि ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक सहयोग के और व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर होने के बाद इससे द्विपक्षीय व्यापार में लगभग 40% की वृद्धि हुई है। Between India and Australia, Prime Minister met with Prime Minister Albanese of Australia for the second India-Australia annual summit. This meeting was the 11th meeting between Prime Minister and Prime Minister Albanese, and just shows the intensity of the exchange between the two leaders and the two countries in just the last few years. The Prime Ministers reaffirmed the strength of the multifaceted ties under the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. They expressed satisfaction at the fact that since the signing of the ACTA agreement on trade, bilateral trade had increased by nearly 40%. They welcomed the opening of an Indian consulate in Brisbane and the opening of an Australian consulate in Bangalore. Prime Minister welcomed the presence of Australian universities in India, and the two leaders agreed to take forward the already existing cooperation in areas related to defence, critical minerals, ports, space and shipbuilding. The highlight of the meeting, however, was the launch of the renewable energy partnership between the two countries. With the launch of the renewable energy partnership, and this was the 11th G20 summit in which the Honorable Prime Minister was participating. This summit in Rio had the overarching theme of building a just world and a sustainable planet. And this year, the G20 has delivered a very strong message on the fight against hunger and poverty. One of the very important outcomes of this summit has been that leaders of G20 were invited, countries and heads of international organizations, they were all invited. Then they have participated and launched the Global Alliance Against Hunger and Poverty. And India has also joined this alliance as one of the 147 founding members. This includes about 81 countries, the African Union and European Union, 24 international organizations, 9 international financial institutions, and 31 philanthropic and non-governmental organizations. So the Rio de Janeiro G20 leaders' declaration was very intense discussion. Prior to the Leaders Summit, there was a Sherpa negotiation which went on for about 7 days non-stop. And, after a huge number of virtual sessions, physical sessions, the declaration has been passed. And this declaration really demonstrates the unity of G20 towards a range of issues. And
The declaration focuses on hunger and poverty. It focuses on climate and energy. It focuses on developmental issues. It focuses a lot on, accelerating the pace of sustainable development goals. There's been a huge emphasis on climate and energy also, but it also focuses a lot on, a major component of this was geopolitics. और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा और लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती, अटल जी की जन्म शताब्दी और आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर विविध आयोजन होंगे। संविधान दिवस को सभी सरकारी संस्थानों, विभागों, कार्यालयों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का वाचन करते हुए ली जाएगी। वहीं संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ मेला परिसर में संविधान गैलरी तैयार करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि जनजातीय समाज के गौरव प्रदर्शित करने और जनजातीय गैलरी भी खास होगी। और खबर गांधीनगर से है, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन में शिरकत की। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित गुजरात राज्य के सफल और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई, भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान गोविंद मोहन जी, जिनके निमंत्रण पर हम सब यहां एकत्र आए हैं, बीपीआरएनडी के डीजी श्री राजीव कुमार शर्मा जी, श्री विकास सहाय गुजरात के पुलिस प्रमुख डॉक्टर बिमल भाई, जो हमारे एक प्रकार से होस्ट भी है और कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, सी रवि जोसेफ लोकू जी, एडिशनल डीजी बीपीआरएनडी, और आज 50वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में उपस्थित सभी प्रतिभागीगण, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मीडिया के मित्र जरा सेट कर बैठ जाओ, मैं यहीं रहूंगा, हिलूंगा डुलूंगा नहीं, आराम से जरा बैठ जाइए। मित्रों, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के अंदर हिस्सा ले रहा हूं। जब मैं पहली बार लखनऊ अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में हिस्सा लेने के लिए मैंने हाँ बोला, तब एक उच्च पदस्थ अधिकारी का एक टिप्पणी था जो हम सब ने बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने बीच में 3 सम्मेलन में इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैं खुद वो टिप्पणी को समझना चाहता था और इसका धरातल पर क्या सच्चाई है वो भी जानना चाहता। उन्होंने मुझे कहा था कि साहब, धीरे धीरे अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस कर्मकांड बनकर रह गया है, मीटिंग का बहाना मात्र रहा है। इन्होंने इसके मूल उद्देश्यों पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। मैं 4 बार, आज चौथी बार आया हूं। आज का एजेंडा भी मैंने डिटेल पढ़ा है। एजेंडा तैयार करने में भी, उसके पहले भी मैंने बीपीआरएनडी से चर्चा की है। मैं ये जो ग्रॉस स्टेटमेंट था, इसको सिरे से नकार नहीं रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि
अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस, इसके अलावे हमारी पुलिसिंग की सिस्टम को, हमारी सुरक्षा व्यवस्था को आज के जमाने में रिलेवेंट रखना संभव ही नहीं है। इसलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण है, ये कर्मकांड नहीं है। परंतु साथ में यह भी सही है कि 50 साल से चलते चलते देश, दुनिया, अपराध जगत और पुलिसिंग, इसमें इतने सारे परिवर्तन आ गए। इसके और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।